गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 में सोशल साइंस में हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 जिसका की नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा अबाउट बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने के पहले का जो टाइम पीरियड है, जो फेज है, वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। ये हमने पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसकी स्टडी बहुत ध्यान से करना है। उसके बाद में हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। इसमें हमने पढ़ा था अबाउट फैक्ट्रीज का स्टार्टिंग किस तरीके से हुआ था इंग्लैंड में। देन लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज इस टॉपिक में हमने 4 रीजन पढ़े थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल चेंजेस आए थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो कितनी ज्यादा फास्ट थी, कितनी ज्यादा रैपिड थी, उसके बारे में हमने 4 रीजंस के साथ में पढ़ा था। देन मैंने आपको बताया था कि 1 मार्क क्वेश्चंस भी कई बार बनकर आते हैं। तो जितने भी साइंटिस्ट के नाम, जितने भी ईयर गिवन है हमारी बुक में, उन सभी को अंडरलाइन करके अच्छे से समझना है और ध्यान रखना है। 1 मार्क क्वेश्चन कई बार बनकर आते हैं अबाउट कि कौन से ईयर में क्या पर्टिकुलर वर्क हुआ था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर एंड स्टीम पावर इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट स्टीम इंजन के डेवलपमेंट के में क्या क्या चेंजेस हुए थे एंड हैंड लेबर्स का क्या कंडीशन हो गई थी जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस आगे बढ़ रही थी। तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल स्टडी ऑफ टॉपिक हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। Hand labor and steam power. In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs, waiting for work. As you will know, when there is plenty of wage labor wages are low. So industrialists had no problem of labor shortage or high wage cost. They did not want to introduce machines that got rid of human labor and required large capital investment. तो स्टूडेंट्स, ब्रिटेन में या विक्टोरियन ब्रिटेन में उस समय कोई भी ह्यूमन लेबर की शॉर्टेज नहीं थी, मतलब लेबर की कमी नहीं थी। बहुत सारे जो गरीब किसान थे या ऐसे लोग थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वो सारे लोग अपने अपने गांवों से, अपने अपने ग्रामों से शहरों की तरफ आते थे काम के सर्च में, और वो लोग काम के लिए वेट करते रहते थे। अब अगर मान लो लेबर ज़्यादा है मान लीजिए, तो फिर जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो कम पैसे में भी काम करने को देंगे तो लोग काम करेंगे। तो क्या हो रहा था कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, यानी कि जो मालिक थे, उनको कोई कमी नहीं लग रही थी लेबर्स की। लेबर भरपूर आ रहे थे और वो लोग कम कॉस्ट में काम करवा रहे थे, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा था, कम पैसे में भी काम करवा रहे थे वो लोग मजदूरों से। और वो लोग यानी कि जो मालिक थे इंडस्ट्रीज़ के, वो लोग नहीं चाहते थे कि ह्यूमन लेबर से उनको छुटकारा मिले। तो वो लोग क्या कर रहे थे, नई मशीन्स भी नहीं ला रहे थे, पुरानी मशीन से काम चला रहे थे और लेबर्स की मदद से वो लोग अपना वर्किंग चला रहे थे। इन मैनी इंडस्ट्रीज द डिमांड ऑफ लेबर वॉज सीजनल। गैस वर्क्स एंड ब्रेवरीज वर स्पेशली बिजी थ्रू द कोल्ड मंथ, सो दे नीडेड मोर वर्कर्स टू मीट देयर पीक डिमांड. Bookbinders, printers, catering to Christmas demand too needed extra hand before the December. अब बहुत सारे जो काम थे वो सीजनल थे, यानी कि जब सीज़न होता था तब काम मिलता था, जब सीज़न नहीं होता था तब काम छूट जाता था। इसमें क्या क्या था, तो गैस वर्क जो था वो ठंड के मौसम में चलता था। उसके अलावा जो बुक बाइंडर्स थे, बुक किताबों को बाइंड करने वाले प्रिंटर्स थे,
क्रिसमस के समय में केटरिंग वाले थे, उनको ज़रूरत पड़ती थी दिसंबर के पहले मज़दूरों की। एट द वाटर फ्रंट विंटर वॉज द टाइम दैट शिप्स वर repaired and spruced up. In all such industries, where production fluctuated with the season, industrialists usually preferred hand labor, employing workers for the season. अब ऐसे सारे काम जहाँ पर कि शिप्स भी रिपेयर होते थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सस्ते लेबर्स की को ढूंढते थे, ऐसे लेबर्स का सर्च करते थे जो कि कम पैसे में काम कर लेंगे। अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड लेबर्स। तो बहुत सारे जो काम थे वो सिर्फ हैंड लेबर्स की मदद से किए जा सकते थे। मशीन्स वर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म्स स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स फॉर मास मार्केट। बहुत सारे जो काम था वो हाथों से या लेबर से करवाया जा रहा था। और मशीन्स का जो काम कहाँ पड़ता था, तो मशीन का काम सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ों में पड़ता था जो कि बहुत सारे लोगों के लिए बनानी पड़ेगी। बट द डिमांड इन मार्केट वॉज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिज़ाइंस और स्पेसिफिक शेप। सिर्फ लिमिटेड शेप्स और डिज़ाइन के लिए ही उन लोगों को सामान मशीन्स की ज़रूरत पड़ रही थी। इन द मिड 19th century, Britain, for instance, 500 varieties of hammers were produced and 45 kinds of axes. These required human skills, not mechanical technology. अब यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है जिसमें कि ये बताया है कि लगभग 500 अलग अलग तरीके के हैमर्स यानी कि हथौड़े और 45 तरीके की एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ी जो थी वो बन सकती थी। और ये जो काम था इसमें कोई मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ये काम लेबर ही कर सकते थे। तो स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रीज़ आ गई थी, मशीन्स आ गई थी, मगर फिर भी बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि सिर्फ हैंड लेबर से या लेबर से ही करवाए जाते थे, जिसमें कोई भी मशीन्स की ज़रूरत या इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे यानी कि जो मालिक थे वो भी चाह रहे थे कि हमारा जो काम है पूरा का पूरा वो काम लेबर से हो जाए। क्यों हो जाए? ताकि सस्ते लेबर मिल रहे थे। जब सस्ते लेबर मिल रहे हैं तो वो लोग नई मशीन्स या नई टेक्नोलॉजी के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना चाहते थे। तो हैंड लेबर की सहायता से ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना चाहते थे मालिक या इंडस्ट्रियलिस्ट। नेक्स्ट पैराग्राफ समझते हैं हम। इन विक्टोरियन ब्रिटेन द अपर क्लासेस, द एरिस्टोक्रेट्स एंड द ब्यूरोक्रेट्स प्रेफर्ड थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय हैंड्स। अब जो अपर क्लास के लोग थे ब्रिटेन में, वो लोग भी हाथों से बनी हुई चीज़ों को ही प्रेफरेंस देते थे। हैंडमेड प्रोडक्ट केम टू बी सिम्बलाइज रिफाइनमेंट एंड क्लास। जो हाथों से बनी हुई चीज़ें थी उनको इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता था कि वो जो है वो बहुत बारीकी से बनी हुई हैं। जब वो रिफाइनमेंट से बारीकी से बनी हुई होती थी तो वो एक अपने आप में क्लास दर्शाता था, यानी कि अपने आप में स्टैंडर्ड दर्शाता था। दे वर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिज़ाइंड। मशीन मेड गुड्स वर फॉर एक्सपोर्ट टू द कॉलोनीज़। अब ब्रिटेन में जो हाथों से बनी हुई चीज़ें थी उनको बहुत ध्यान से बनाया जाता था, उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जाता था, उन पर बहुत ध्यान रखा जाता था। और जो मशीन से बनी हुई चीज़ें थी उन चीज़ों को सिर्फ दूसरे देशों में भेजने के लिए बनाया जाता था। कॉलोनीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। कॉलोनीज़ ऐसा शब्द है जो कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, जहाँ पर ब्रिटिशर्स शासन करते थे, उन जगहों को कॉलोनी कहा जाता था। जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स रहते थे, मगर इंडिया में भी ब्रिटिशर्स ने अपना कब्ज़ा बना कर रखा था, अपना शासन जमा के रखा था। तो ब्रिटेन के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या था? कॉलोनी था।
तो जो मशीन से बने हुए उनके सामान थे वो सबको वो अपनी अपनी कॉलोनीज़ में या अपने अपने शासन करने वाली जगहों पर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए रखते थे। और जो ब्रिटेन के अपर क्लास के लोग होते थे, जो अमीर लोग होते थे, रिच लोग होते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग हैंडमेड चीज़ों को प्रेफर करते थे। इन कंट्रीज़ विथ लेबर शॉर्टेज, इंडस्ट्रियलिस्ट वर keen on using mechanical power so that the need of human labor can be minimized. This was the case in 19th century America. Britain, however, had no problem hiring human hands. अब ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर लेबर शॉर्टेज है, वहाँ पर लेबर नहीं मिल रहे हैं, तो फिर क्या करते थे, मैकेनिकल पावर यानी मशीन का यूज़ करते थे। और मशीन का यूज़ करने के साथ साथ ऐसी कोशिश करते थे कि वहाँ पर ह्यूमन लेबर की ज़रूरत कम से कम पड़े। ऐसा केस हुआ अमेरिका में, हालांकि ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी। तो इस पूरे टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो अमेरिका में ह्यूमन लेबर की कमी हो रही थी तो वहाँ पर मशीन्स का यूज़ किया जा रहा था, वेयरएज ब्रिटेन जहाँ पर ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी वहाँ पर सारे के सारे काम किससे करवाए जा रहे थे, ह्यूमन लेबर से ही करवाए जा रहे थे। मशीन्स का यूज़ वहाँ पर कम से कम किया जाता था।